बॉयज एंड गर्ल्स, रिसाइएस की ओर से आपका स्वागत है। और पिछला क्लास हम जो है सोशियोलॉजी एज ऑप्शनल सब्जेक्ट और इंडियन सोसाइटी के रूप में जीएस फर्स्ट यूपीएससी में कवर कर रहे हैं। बीपीएससी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो मेंस में आएगा वो भी इसके साथ साथ कवर हो रहा है। तो मज़े की बात देखिए कि हम लोग जनजातियों की पारिवारिक, आर्थिक और वैवाहिक ये 3 चीज़ों पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और इस समय जो है जनजातियों के एकीकरण के लिए क्या उपाय किए जाए, कौन सा मॉडल डेवलप किया जाए, कैसे किया जाए, इसके बारे में चर्चा करेंगे, जिससे वो राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ करके सबका साथ सबका विकास और आपका अपना जो है समग्र विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास को सुनिश्चित कर सकें और राष्ट्र के मुख्य धारा से संबद्ध हो। ये है उद्देश्य जनजातियों के एकीकरण के लिए। एकीकरण किसके साथ? भारत की अपनी सभ्यता, संस्कृति, लोक कला, भाषा, बोली, कल्चर, ये सब चीज़ें जो है उनकी भारत के बृहद संदर्भ में अनुकूलित हो, ये जो है जनजातियों को एकीकृत करने का प्रयास है। वैसे जनजातियां एकीकृत हैं, वो अलग नहीं है, लेकिन ये मॉडल हमेशा चर्चा में रहता है। कुछ जनजातियां आज भी हैं जो रिमोट एरिया में अभी पहले दूसरे स्टेज पे निवास कर रही हैं। उन पे ये ज़्यादातर लागू होता है कि भाई उनको कैसे, जैसे हमने बताया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो जनजातियां हैं, ओंगी, जारवा, सेंटिनेली, सेम्पिन, उनके लिए ज़्यादा ये रिलीवेंट होगा कि उनको कैसे राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ी जाए। तो इस पे समय समय पर तमाम मॉडल्स, तमाम जो है विचार, तमाम प्रस्ताव दिया गया है कि ये मॉडल हो सकता है। उस मॉडल्स की चर्चा करेंगे। तो पहला मॉडल था इसमें नेशनल पार्क अप्रोच, राष्ट्रीय उद्यान उपागम। इसमें सुझाया गया कि एक पार्क बना दिया जाए, जैसे पार्क होता है चारों तरफ से बाउंड्री। ये बोला गया इनके द्वारा, बैरियर एल्विन के द्वारा, कि एक पार्क, नेशनल पार्क के नाम से एक पार्क टाइप का ज्योग्राफिकल एरिया जो है चारों तरफ से वो कर दिया जाए, और उसी में ये अपनी संस्कृति और अपनी रहन सहन के साथ निवास करें। और इस एरिया में बाहरी यानी जो नॉन ट्राइब्स लोग हैं उनके आने जाने पे रेगुलेशन रहे। इसका नुकसान महसूस होने लगा कि ऐसा करने से पृथक्करण जो है, सेपरेशन, आइसोलेशन की प्रवृत्ति जनजातियों में बढ़ेगी। ऐसा संभव है क्योंकि जब वो दुनिया के साथ, भारत की बाकी लोगों के साथ जब तक इंटरमिक्स नहीं होंगे, तब तक उनको जो है भारत की सभ्यता, संस्कृति और इसके जो अपने अंदाज हैं वो कैसे पता चलेगा। तो इस अप्रोच की सबसे बड़ी कमी ये थी कि उनको आइसोलेशन में रखने की ये वकालत करता है। इसलिए ये सुपागम को सरकार ने जो है एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरा, एक पंचशील मॉडल जवाहरलाल नेहरू जी जो चाइना के रेफरेंस में भारत के साथ किए थे, उस मॉडल की बात की गई, जिसमें ये 5 टॉपिक था कि क्षेत्रीय रीजनल इंटीग्रेशन हो, अनाक्रामक, दोनों एक दूसरे को जो है इंटरफेस करें और किसी तरीके से आक्रमण या इस टाइप की स्थिति न हो। तीसरा, उनके आंतरिक मामले, ट्राइबल्स के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप हम लोग न करें, वो जैसे जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपनी जीवन शैली वैसे ही जिए। चौथा, कहा गया कि भाई उनको समरूपता और पारस्परिक लाभ के दृष्टिकोण से देखा जाए, ये भी। और पांचवा था कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, पीसफुली रहे वो अपने एरिया में, हम अपने एरिया में, लेकिन साथ में कोएग्जिस्टेंस बना रहे। तो ये मॉडल, पंचशील मॉडल, जो चाइना और भारत के संदर्भ में विदेश नीति के तहत जो नेहरू जी ने दिया था, उस मॉडल की भी चर्चा हुई कि इसको लागू किया जाए। लेकिन इसकी अपनी कमियां हैं। इसकी अपनी कमियां हैं कि ये ज़्यादा आइसोलेशन में छोड़ देने से उनका जो है देश के प्रति इंटीग्रेशन होने की संभावना कुछ कम हो जाएगी। तो इसलिए ये भी स्वीकार ठीक से नहीं हुआ, क्योंकि इसके अपनी कुछ हिडन जो है डेफिशिएंसी थी। तीसरा था टोटल एसिमिलेशन। टोटल एसिमिलेशन का क्या मतलब है? एसिमिलेशन क्या है आप समझ लीजिए पहले। एसिमिलेशन, सात्मीकरण, सोशियोलॉजी का शब्द है। इसका मतलब क्या होता है कि आप
एक यूनिट और दूसरा बी यूनिट। ये दोनों जब इतना ज़्यादा मिल जाते हैं, ये मिल करके एक बन जाते हैं, उस स्टेज को बोलते हैं सातवीकरण। इसकी प्रक्रिया कैसे होती है, जैसे इसका छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई नई नवेली दुल्हन आपके घर आई शादी करके, तो आपके घर की जो आदतें हैं उसको धीरे धीरे सीखेगी। सीखने के साथ उस आदतों से, उस कार्यकलापों से अपने आप को एकोमोडेट करेगी। और जब इतना एकोमोडेट कर जाएगी कि वो अपनी जो ओरिजिनलिटी थी उसको सब्सिडाइज करके अलग हो गई और अपने नए मानकों को, नए मानदंडों को, नई परंपरा प्रथाओं को एक्सेप्ट करके एक बन गई। बिल्कुल वैसे ही है जैसे चीनी और पानी का घोल। समझ रहे हैं? पानी में अगर आप चीनी डाल देते हैं तो पहले तो वो दिखेगा, और थोड़ी देर बाद जब आप इसको हिलाएंगे डुलाएंगे तो ये पूरा पानी में घुलने के बाद उसका अंश नहीं दिखेगा। दैट इज द सात्मीकरण स्टेज, एसिमिलेशन जिसे कहते हैं। तो ये भी एक कहा गया था, लेकिन ये भी जो है संभव नहीं था कि आप टोटली किसी की लोक भाषा, उसकी कल्चर, उसकी सभ्यता को टोटली दूसरे नए कल्चर में साथ या आत्मसात करवा देना और अपनी पिछले आइडेंटिटी को टोटली भूल जाना, वो स्टेज भी संभव नहीं हुआ और संभव है भी नहीं। कहीं ना कहीं आपके जो बचपन से जो चीज़ें आप सीखे हैं वो तो आपके दिमाग में रहेगा ना, उसको टोटली कैसे भूल सकता है आदमी। चौथा था टोटल आइसोलेशन। ये भी ठीक नहीं है कि आप जो है वो इस क्षेत्र में रहती है, समाज के इंडिया में, सपोज अंडमान में रहती है, तो आप इसको टोटली आइसोलेट कर दें, ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि अगर ऐसे आइसोलेट करेंगे तो देश की जो अपनी भाषा, बोली, संस्कृति है उसको कैसे समझेगी वो फिर। तो ये अप्रोच भी सफल नहीं है। और पांचवा है इंटीग्रेशन अप्रोच भारत सरकार की। ये सबसे सटीक और सही अप्रोच है कि उनको धीरे धीरे क्रमशः उनकी अपनी भाषा, संस्कृति, बोली को प्रोटेक्ट करते हुए हम जो है राष्ट्र की मुख्य धारा में उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं, और ये सफल भी है मॉडल। तो ये जो जनजातियों के एकीकरण के लिए क्या क्या उपाय किया गया है और उसमें से क्या, कौन सा उपाय जो है सफल रहा है, इसके बारे में मेंस में अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपका ये जवाब होगा। और ये पूछ सकता है कि जनजातियों के एकीकरण के लिए या जनजातियों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सुझाए गए विविध उपागमों, यानी वेरियस अप्रोचेस, वेरियस मेजर्स की चर्चा करें। तो आपको ये सब जो है डिफरेंट अप्रोच है, मेजर्स है, जिसके थ्रू जो है जनजातियों को आप मुख्य धारा में जोड़ने का, लाने का काम कर रहे हैं। और इस 5 मॉडल में जो भारत सरकार ने अडॉप्ट किया वो ये है, और ये सबसे बेस्ट मॉडल है इसलिए क्योंकि उनकी संस्कृति को संरक्षित करते हुए बिना किसी भेदभाव के उसको जो है मुख्य धारा में जोड़ने की वकालत करता है। ये देखिए, जो ट्राइबल्स के ऊपर तमाम लोगों ने जो स्टडी किया है उनके नाम है, ये बेसिकली जो है ये नाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में जो है MCQ में काम आएगा कि किस जनजाति का किसने अध्ययन किया। जैसे भील जनजाति का अध्ययन किसने किया? TB नायक ने। तो ये सब जनरल उसके लिए है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो BPSC में सोशलॉजी लेंगे उनको जो है ये काम आएगा। तो ये अदरवाइज इसका कोई और पर्पस नहीं है कि किसने किसका अध्ययन किया, लेकिन BPSC वाले भाई ध्यान दें, आपको ये देखना पड़ेगा कि किस शेड्यूल ट्राइब का किस फिलोसफर या किस प्रोफेसर या किस इंटेलेक्चुअल ने स्टडी किया है, तो ये उसका नाम है। कुछ महत्वपूर्ण जनजातियों के बारे में हम बताना चाहते हैं कि उनके जीवन शैली कितने जो है अलग है, कुछ डिफरेंट है, कुछ वाइब्रेंट है। तो ये देखिए, टोडा जो कर्नाटका में रहती है, भ्रातृक बहुपति विवाह का प्रचलन है। भ्रातृक बहुपति विवाह, पुरुषोत्तमी बोलते हैं उसके नामक संस्कार से पितृत्व का निर्धारण होता है, जिसमें गर्भवती स्त्री को वह भाई धनुष बाण सौंपता है जो सोशल
फादर, पेटर जिसे कहते हैं, सामाजिक पिता का पद ग्रहण करना चाहता है। ये लोग भैंस को टी कहते हैं तथा मुख्य पुरोहित को पोलोल कहते हैं। मतलब सारे भाइयों को मिला के एक ही पत्नी होती है, तो उसका गर्भ का जो निर्धारण है वो कैसे करते हैं, वो चीज़ें हमने बताई है। तो एक दो तीन शब्द जो सोशियोलॉजी में और प्रचलित रहता है, जैसे सामाजिक पिता, सामाजिक पिता पेटर कहलाता है, इंग्लिश में इसको पेटर बोलते हैं, सोशल फादर। और दूसरा जो बायोलॉजिकल फादर होता है उसको जेनिटर कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, प्री में अक्सर आता रहता है। तो बीपीएससी वालों के लिए ये भैया खास टर्म है। ये नागा के लिए कह रहा है कि झूम कृषि का प्रचलन, अपहरण विवाह का प्रचलन, हेड हंटिंग प्रचलन तथा इनमें विवाह के बाद लड़की अपने मायके में तब तक रहती है जब तक उसे संतानोत्पत्ति न हो जाए। ये सब कल्चर है। गोंड में दूध लौटावा प्रचलन, बाबा पौत्री विवाह, ये सब जो है आज की डेट में बहुत ही नेग्लिजिबल हो गया है। ये स्टडीज जो है धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आता गया, और ये जो प्रथा या परंपरा लिखा हुआ है ये धीरे धीरे डिमिनिश हो रहा है। नहीं होगा तो फिर नए रूल, नए रेगुलेशन, नए चीज़ें कहाँ से पैदा होगी। उसी तरीके से गारो का है, नायर का है, खासी का है। ये देखिए, खारिया में हल छूना व छप्पर डालना निषेध है। परिवीक्षा विभाग कुकी में है, पानी बरसाने के लिए आग जला के धुआं करना कोविड हो में है। बेडा श्रीलंका की जनजाति में भाई बहन एक साथ एक कमरे में नहीं रहते। थारू में ये तिनकठिया प्रथा तथा बरसात में बजहर व्यवहार त्यौहार है ये मनाना। ये सारी जो टर्म दिए हुए हैं ये बीपीएससी के एमसीक्यू क्वेश्चन जो मेंस में सोशियोलॉजी का है उसके लिए ये सबसे ज़्यादा प्रासंगिक और ज़्यादा एक्सटेंसिव है। इसको आप याद रख लें। ओराव लड़कियों का प्रेमी को पिल्लो के नाम से जानते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। जनजातियों के बारे में आपने पढ़ा कि उसका आर्थिक व्यवस्था क्या है, उसका पारिवारिक क्या है, उसका वैवाहिक क्या है, उसके जो है नेशनल इंटीग्रेशन के लिए अप्रोच क्या है। तो ये सब चीज़ें आप जानेंगे, समझेंगे, तो बीपीएससी का मेंस में जो एमसीक्यू सोशियोलॉजी का पेपर है जो क्वालिफाइंग है, वो उसकी तैयारी आपकी पूरी हो जाएगी। इसको यहीं पे रोकते हैं, और ये कृषक समुदाय जो है अपने प्रीसा IAS के ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।